आज मैं आपको कराने जा रहा हूं 6 दिसंबर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जैसे यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आज घटनाएं हुई हैं उन्हीं का हम इसके अंदर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ जो है ये एक विषाणु और वायरस के बारे में है, जिसको आप रोज सुन रहे होंगे ओमिक्रॉन के नाम से। ओमिक्रॉन क्या है? ये कोरोना का एक नया वेरिएंट का मतलब क्या हो गया? ये जो वायरस होते हैं, जैसे कोरोना जो है आप पढ़ते होंगे, कोरोना एक वायरस है, विषाणु के द्वारा जनित रोग है। तो ये जो है अपने स्वरूप में परिवर्तन ला देते हैं और एक नया स्वरूप जो है उसी को इंग्लिश में वेरिएंट कहते हैं। तो ये अपने रूप में बदलाव ले आते हैं, जिसकी वजह से इनको रोकथाम करना कठिन होता है। तो ये ओमिक्रॉन नाम से एक नया वेरिएंट है कोरोना का, और इसको B.1.1.529 नाम दिया गया है। इसके बारे में सबसे पहले बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप के दो देश हैं जहां सबसे पहले इनके बारे में पता चला। और उन दोनों देशों में से भी अगर विकल्प पूछे कि पहले किस में पता चला, तो हमारा आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। इस वायरस के सबसे पहले ज्ञात संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के बारे में हमें इन्हीं जगह पे पता चला है। और भारत में सर्वप्रथम कहाँ पता चला? कर्नाटक में एक डॉक्टर हैं, वो पहले भारतीय बने जिनको इस वायरस से संक्रमित या इन्फेक्टेड पाया गया। और दूसरा एक कोई यात्री था जो अफ्रीका से आया था। दो मामले सबसे पहले कर्नाटक में। तो यदि राज्य पूछेंगे तो कर्नाटक पहला राज्य है जहां ये मामले आए ओमिक्रॉन के। अब मैं आपको ये दो देश बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका मैप के ऊपर दिखा देता हूं कहां पर ये स्थित है। यहाँ देखिए ये दो देश, ये तो मैं अपनी पूज्य भूमि को ऊपर हमेशा दिखाता हूं। और दो देश जो हैं ये हो गए बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप है जो देशों की संख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंट्रीज। और इसको मैं और भी थोड़ा करीब से दिखा देता हूं। ये दो देश हैं जो ये हम लोगों ने अभी देखे अफ्रीका में। एक तो बोत्सवाना की कैपिटल मैंने यहां पर दे दी, गेबरोन के नाम से जानी जाती है। और ये है साउथ अफ्रीका के बारे में क्या है? ये दुनिया का अकेला देश है जिसकी 3 राजधानी है, और तीनों राजधानियों का मैंने यहाँ पर जिक्र करा हुआ है, बताया गया है। जैसे एक तो है ब्लोमफोंटेन, एक होगी प्रिटोरिया, और एक हो गया केप टाउन। यहाँ पर इन तीनों में फर्क क्या है? ये जो प्रिटोरिया है ये राजधानी है इनकी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, यानी कि सरकार यहाँ पर बैठती है, एग्जीक्यूटिव। और जो ब्लोमफोंटेन है ये किस चीज के लिए है? ये होगी इनकी न्यायिक राजधानी, यानी कि जुडिशियल, जहां पर इनका सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका है। और जो केप टाउन है ये होगी विधायी या लेजिस्लेचर, यानी कि जहां पर इनकी संसद है, जहां कानून बनता है। तो इस प्रकार से जो 3 राजधानियों वाला अकेला देश जो है वो कहलाता है दक्षिण अफ्रीका, या इसको साउथ अफ्रीका भी कहते हैं। और ये बीच में जो है ये जो हिस्सा है ये देश है लिसोथो के नाम से, जो चारों तरफ दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। अब यहां पर मैं डिटेल भी बता देता हूं विषाणु या वायरस क्या होते हैं, और मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आए। इसी को वायरस कहते हैं और हिंदी में इसको विषाणु कहते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन यहां पर दे रखी है। ये सूक्ष्मतम अकोशिकीय प्रोकार्योटिक परजीवी होते हैं। मैं अभी बताता हूं इनके बारे में क्या मतलब हो गया है। 3-4 वर्ड हो गया जिनका हमने जिक्र देखा इसके अंदर। तो यहां पर क्या क्या चीजें होंगी? एक तो हो गया कि ये सूक्ष्म प्रोकार्योटिक, यहां पर दे रखा है ऊपर की तरफ सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अकोशिकीय, ये जो वर्ड दे रखा है अकोशिकीय, इसका मतलब हो गया इनमें सेल, कोशिका क्या होती है? सेल को कहते हैं कोशिका, जो जीवन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, जीवन का आधार कहलाती है। लेकिन वायरस जो होते हैं इनमें ये सेल या कोशिका नहीं होती, तो अकोशिकीय यानी कि दे डू नॉट कंटेन सेल। और प्रोकार्योट क्या होता है? ये प्रोकार्योट जो है ये वो कोशिकाएं होती हैं जो बहुत ही पुराने समय से पृथ्वी के ऊपर हैं, तो उस दृष्टि से ये पुरातन कहलाती हैं, ये प्रोकार्योट कहलाता है।
और जो नवीनतम है कोशिकाएं जैसे वर्तमान के अंदर है उनको कहा जाता है यूकारियोट के नाम से। देखिए यहां पर मैं दे भी देता हूं यूकारियोट, ये कहलाती है यूकारियोट। तो दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। इनका सवाल एसएससी के एग्जाम के अंदर आया था कि क्या क्या उपस्थित होता है यूकारियोट में जो कि प्रोकारियोट में नहीं प्राप्त होता। तो सूत्र रखेंगे, पी का मतलब पुरातन, पुराना, और परजीवी, परजीवी मतलब होता है पैरासाइट, यानी कि ये भक्षण करते हैं अपने जीवित रहने के लिए, दूसरे से कुछ चीजें ग्रहण करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। विषाणु एक पौधे के बीज की तरह होता है, अकोशिकीय सूक्ष्मजीवी है। समझने के लिए क्या है, जैसे एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, वनडे एग्जाम के अंदर, कि कौन सा जो जीव है उसे कहा जाता है मृत और जीवित दोनों के समान। तो यही कहलाता है, वायरस को ही हम कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। ये एक बीज की तरह है, जैसे बीज पड़ा रहेगा मिट्टी के अंदर जब तक उसे पानी और खाद नहीं मिलेगा वो विकसित नहीं होगा। ऐसे ही ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हजारों साल तक जो है ऐसे ही पड़ा रहता है। और जब इसे कहीं पर एक विषाणु को अगर कोई जीवित कोशिका मिलेगी, यहां पर दे रखा है, जब तक इसे जीवित कोशिका नहीं मिलेगी तो ये सुसुप्त रहेगा, यानी कि डोरमेंट रहेगा। और जैसे ही एक जीवित कोशिका इसको मिलती है वे जीवित हो उठती है, यानी कि ये अपने को डेवलप करना शुरू कर देती है। तो वायरस को जो है एक जीवित यानी कि लिविंग सेल की जरूरत होती है अपने खुद को डेवलप करने के लिए। और जब ये जीवित कोशिका के अंदर चली जाती है तो उसके डीएनए और आरएनए का इस्तेमाल करती है और ये खुद ही उसको ऐसे रेप्लिकेट, ऐसे बदल देती है कि वो इस तरीके की वायरस की इन्फेक्टेड या विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को उत्पन्न करना शुरू कर देती है। विषाणु की खोज किसने करी? तो डॉक्टर इवानोव्स्की है, जो रशिया के थे। इन्होंने सबसे पहले तंबाकू के पेड़ के अंदर एक बीमारी का पता चलाया गया जिसको कहते हैं मोज़ेक, यानी कि टोबैको मोज़ेक या तंबाकू का मोज़ेक का रोग है। और इस रोग के बारे में बताया कि इस रोग का कारण एक विषाणु है। आगे बैक्टीरिया और विषाणु। देखिए कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, जिनको कहते हैं हिंदी में जीवाणु, और ये है वायरस या विषाणु। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया राजस्थान के कि एंटीबायोटिक दवाई किस में कारगर नहीं होती। तो यहां पर दोनों का डिफरेंस बताया। बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकी, यानी कि इसमें सेल होती है। वायरस में क्या होता है? वायरस में कोई कोशिका या सेल नहीं होती। इन्हें प्रजनन के लिए दूसरी कोशिकाओं पर निर्भर नहीं होते, यानी कि बैक्टीरिया के जो रोग होंगे या बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्वयं ही अपने को विकसित कर सकते हैं। जबकि वायरस जो होता है इन्हें प्रजनन करने के लिए, यानी कि इन्हें वृद्धि करने के लिए, डेवलप होने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे कोशिकीय जंतु यानी कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होता है। अगला पॉइंट हो गया कि जो वायरस से हुई और विषाणु से, बैक्टीरिया से हुई बीमारियां हैं उनका इलाज भी अलग तरीके से है। जैसे बैक्टीरिया की बीमारियों को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग किया जाता है। जो आप लोग जब बीमार होते हैं तो दवाई देता है डॉक्टर। एक तो जैसे मान लीजिए बुखार है या डेंगू है तो एक तो वो देगा जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल मतलब एक वो दवाई जो बुखार उतारती है, और एक देगा वो एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक दवाइयां जो है वो वायरस के लिए असरदार नहीं है, इसीलिए विषाणु रोग जो हैं घातक होते हैं, क्योंकि इनमें दवाइयां जो हैं असर नहीं करती एक बार रोग अगर शरीर में प्रवेश कर जाए। तो क्या इलाज है भाई इनका निवारण कैसे हो? तो इनका निवारण जो है सबसे बेहतर तरीका है टीकाकरण, जिसे कहते हैं वैक्सीनेशन। जैसे आजकल हमारे यहाँ कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है, और इस वैक्सीनेशन का फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं या टीकाकरण का जनक किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ये यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया। अगला हो गया वर्ल्ड कप के बारे में। देखिए अभी हमारे यहाँ जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का आयोजन किया जा रहा था, और वो आयोजन कहां पर किया गया? वो भुवनेश्वर में किया गया। इसके अंदर अर्जेंटीना ने जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट खबर होगी। और इसने फाइनल के अंदर जो है, जैसे यहां दे रखा है, ये भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में
इस प्रतियोगिता का फाइनल आयोजित किया गया और अर्जेंटीना ने 6 बार के चैंपियन जर्मनी को पराजित करके ये खिताब जीता है। और कौन सी बार ये अर्जेंटीना ने जीता है? तो दूसरी बार अर्जेंटीना ने खिताब जीता है। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2005 के अंदर इस प्रतियोगिता को जीतने में सफलता प्राप्त की थी। गत विजेता, अब ये देखिए भारत जो है 4 साल में इसका एक बार आयोजन किया जाता है, तो पिछली बार इसका आयोजन जो किया गया था वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल में किया गया था, लखनऊ में, और वहां पर भारत ने ये प्रतियोगिता जीत ली थी। तो इस बार भारत जो है वो इस बार का डिफेंडिंग चैंपियन था, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और जो पहले तो जर्मनी ने सेमीफाइनल में हरा दिया और ये जर्मनी से हार गए, और उसके बाद जब कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल का मैच हुआ फ्रांस से, तो हम फ्रांस से इस प्रतियोगिता में दूसरी बार फिर पराजित हुए और चौथे स्थान पर भारत रहा। यहाँ पर जो ये भुवनेश्वर है इसे देख लीजिए, यहाँ पर हमने दिखा दिया भुवनेश्वर को, ये है भुवनेश्वर, और आजकल यहाँ पर जो जवाद नाम का चक्रवात भी आया हुआ है, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र के अंदर भारी बरसात भी हो रही है। अब इसके बाद आ गया कि ये जो 2023 का वर्ल्ड कप हॉकी है ये भी कहाँ आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर, और एक और है यहाँ पर राउरकेला। ये 2 शहर हैं ओडिशा के जहां पर ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि हम इस जूनियर वर्ल्ड कप का तो आयोजन किया ही, लेकिन 23 के अंदर जो सीनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और ये ध्यान रखिए 2018 में भी वर्ल्ड कप हॉकी जो है, जो सीनियर वर्ल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप है, वो भी कहाँ हो चुकी है? भुवनेश्वर में। इसीलिए भुवनेश्वर को भारत के अंदर स्पोर्ट्स कैपिटल कहा जा रहा है, आजकल ये उपनाम इसको दिया जा रहा है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका विशेष योगदान है कि उन्होंने विश्व स्तरीय जो प्रतियोगिताएं हैं उनका एक सेंटर बना दिया है भुवनेश्वर को, जिसकी वजह से भुवनेश्वर को ये नाम। तो लगातार दूसरी बार 2018 में वर्ल्ड कप यहाँ आयोजित हुआ, ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, और फिर 2023 का वर्ल्ड कप भी यहाँ पर लगातार दूसरी बार आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ नीचे की तरफ ये पॉइंट और देख लीजिए कि भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रख दी गई है, उसका निर्माण किया जा रहा है राउरकेला में, ओडिशा के अंदर ही, और इसका नाम जो है वो रखा गया बिरसा मुंडा के नाम पर। ये वो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है जिनके जन्मदिन को इस बार 15 नवंबर को मनाया गया आदिवासी गौरव दिवस के रूप में। तो ये राउरकेला में इस स्टेडियम को बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम नवीन पटनायक, इनने भी लगातार, ये जब भी हम नाम पढ़ते हैं ओडिशा का तो पिछले 15-20 सालों के अंदर एक ही नाम आता है वहाँ के मुख्यमंत्री का, नवीन पटनायक। कोई उथल पुथल यहाँ पर नहीं है, मुख्यमंत्री के रूप में यही सबसे ज्यादा पसंदीदा व्यक्ति है वहाँ के। राजधानी भुवनेश्वर, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है श्री गणेशी लाल। इसके अलावा तीसरी कवर फिर स्पोर्ट्स की है, वो है डेविस कप के बारे में। ये जो डेविस कप है लॉन टेनिस की प्रतियोगिता होती है, ये लॉन टेनिस की प्रतियोगिता है, और इस प्रतियोगिता में रूस ने इस बार फाइनल के अंदर क्रोएशिया को पराजित किया और लगातार तीसरी बार डेविस कप को और हराकर, लगातार नहीं सॉरी, तीसरी बार डेविस कप को जीतने में सफलता प्राप्त करी। आप मैप के ऊपर देखिए कहां पर है, तो यहाँ तो हम जानते ही है दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो रशिया है, और ये हो गया यहाँ पर इधर की तरफ देखिए यूरोप में ही क्रोएशिया नाम का देश है, एक छोटा सा, जो पहले युगोस्लाविया का हिस्सा था। और ये साथ में मैंने स्पेन भी दे रखा है यहाँ पर। स्पेन इसलिए दिया है क्योंकि ये प्रतियोगिता जो है डेविस कप का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में आयोजित किया गया। इसके बाद है कौन कौन से रूसी खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन करा, तो इन दो के नाम दे रखे हैं, दानिल मेदवेदेव और आंद्रे रूबलेव। ये दोनों के दोनों, ये इधर तो रूबलेव है ये वाले, और ये मेदवेदेव के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए डेविस कप क्या है जिसकी हमने अभी अभी पढ़ा है। तो डेविस कप जो है ये वो प्रतियोगिता है जो नॉकआउट आधार पर खेली जाती है हर साल। नॉकआउट का मतलब है जो हारेगा वो बाहर चला जाएगा।
इसे लॉन टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। और डेविस कप के अंदर केवल पुरुष टेनिस स्पर्धा है, यानी कि इसके अंदर 2 तो पुरुष खिलाड़ी सिंगल्स खेलेंगे, यानी कि एक एक सिंगल्स का मैच होगा और फिर एक डबल्स का। तो कुल मिलाकर इसके अंदर ये 3 मैच होंगे। तो रूस ने जो है पहले ही दिन दोनों मैच जीतकर 2-0 से बढ़त हासिल कर ली और इस प्रकार प्रतियोगिता का विजेता जो है वो पहले ही दिन निश्चित हो गया। अगर तीसरे डबल्स के अंदर वो हार भी जाता है तो भी 2-1 से वो पीछे रहकर 2-1 से ही पीछे रह पाता, लेकिन 2 क्योंकि उसने जीत लिया है तो जीत उसी की मानी जाती है।